तो हमें ड्रामा की शुरुआत में ये एर को दिखाया जाता है जो कि अपने लिवर पेन की वजह से सफ़र कर रही थी एंड वो अपने आप को बचाने के लिए बोल रही थी। एंड तभी उसे अपने कुछ पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं जब कोई उससे बोल रहा था कि तुमने ये फैमिली को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, उसकी रेपुटेशन को ख़राब कर दिया है, तो अब तुम्हें भी सफ़र करना होगा। एंड वो पर्सन ईयर के साथ इंटीमेट होता है एंड जिसके बाद उसका डैड उसे स्लैप करता है। ईयर की छोटी बहन वहाँ आकर बोलती है, डैड आप मेरी बहन को मारे हो तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि ये पास्टर लड़की पता नहीं किस गंदे नाले के कीड़े का बच्चा अपने पेट में लेकर घूम ली, ये बिल्कुल ही शेमलेस है। एंड ये बोलकर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। ये लेबर पेन की वजह से सफ़र कर रही होती है बहुत ही ज़्यादा। एंड फिर वो एक बेबी को जन्म देती है एंड फिर वो अपनी बेबी को चेक करती है तो वो बेबी बिल्कुल भी सांस नहीं ले रहा था, जिस वजह से ईयर डर जाती है एंड वो अपने बच्चे को चलाने के लिए बोलने लगती है इधर उधर। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है एंड उसमें से ईयर की बहन निकल कर आती है। एंड ईयर जैसे ही उसे देखती है तो वो बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लो, प्लीज़ देखो ना ये सांस नहीं ले रहा है, प्लीज़ देखो ना ये रो भी नहीं रहा है, प्लीज़ इसकी हेल्प करो ना। ये सुनकर ईयर की बहन बोलती है कि ओहो ये तो मर चुका है एंड ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ इसी गाड़ने में। ये बोलकर वो ईयर के बेबी को लेकर जाने लगती है एंड वो बोलती है कितना गलत हुआ ना तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद ईयर बोलती है कि तुम बकवास करी हो एंड छोड़ो इसे, मेरा बेबी मुझे दो। लेकिन ईयर की बहन उसे बेबी नहीं देती है एंड उसे पुश करके वहाँ से जाते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल ही बकवास हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ों से सफ़र किया है। तुम मुझसे इतनी बेटर कैसे हो हर एक चीज़ में, सच में मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एंड तुम्हें बताती हूँ मैं। तभी ईयर की बहन उसे बोलती है कि मैंने ही आज से 9 महीने पहले ये प्लानिंग की थी कि तुम अपनी नाइट को एक भिखारी के साथ स्पेंड करोगी, लेकिन 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 तुम ऐसा नहीं कर पाई एंड पता नहीं तुमने किसके साथ अपनी नाइट को स्पेंड किया है। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें जानती भी हो तो कि तुम वो फैमिली के सबसे हाईएस्ट पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच है उसके साथ अपने नाइट को स्पेंड किया है एंड तुम बिल्कुल ही घटिया हो, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। एंड तभी पास्ट का सीन भी हमें दिखाया जाता है एंड वो बोलती है कि ये बच्चा मर चुका है एंड अब मैं इसे गार्ड कराती हूँ। ये बोलकर वो ले जाने लगती है ईयर के बेबी को, लेकिन ईयर उसे बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन वो उसे मारकर वहाँ से उस बेबी को लेकर चली जाती है एंड ईयर से बोलती है कि अब सब कुछ खराब हो चुका है, तुम्हें ई और फू फैमिली से कोई भी नहीं बचा सकता है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है एंड वो बोलती गुड बाय माय सिस्टर, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही मर जाना। तुम्हारे मरने के बाद ई एंड फू फैमिली दोनों ही मेरी होंगी एंड मैं राज करूँगी। ये बोलकर वो बच्चे को ले जाने लगती है, लेकिन फिर भी ईयर उसे बचाने लगती है, लेकिन वो उसे किक मारती है जिस वजह से ईयर बेहोश हो जाती है एंड फिर वो उसके बाल का सैंपल लेती है एंड वो बोलती है कि इसकी वजह से हाँ मैं बहुत ही अच्छे से रहूँगी। एंड फिर ईयर की बहन वहाँ पर पेट्रोल लगाकर आग लगा देती है एंड ईयर को मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ईयर थोड़ी देर के बाद उसे कुछ फील होता है एंड वो देखती है तो चारों तरफ आग लग गई होती है एंड वो अपने आप को किसी तरह से संभालती है एंड वो बोलती है कि मैं ऐसे नहीं मर सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक और बेबी है एंड मैं इसे मरने नहीं दे सकती हूँ। एंड वो स्ट्रगल करने लगती है। अब हम यहाँ से देखते हैं सीधे 6 साल के बाद का सीन। 6 साल के बाद हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि इधर से उधर भाग रहा था। तभी हम ईयर को भी देखते हैं जिसके साथ एक बेबी गर्ल थी एंड वो लड़का भागते हुए ईयर से टकरा जाता है और उसे देखता है और बोलता है ओ आई एम सॉरी। तभी वो बोलता है मम्मी। ये सुनने के बाद वो लड़की जो ईयर है वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ डियर एंड तुम्हें कौन पकड़ रहा है। हाँ। तभी ईयर सामने गाड़ी की ओर देखती है और उस गाड़ी में से एक पर्सन निकल कर बाहर आता है जिसका नाम फू जी शाओ है और वो फो कंपनी का सीईओ है। वो आगे आते हुए बोलता है फू जिलियन कहाँ जा रहे हो तुम, ऐसे भागना बंद करो। एंड जो ईयर थी वो देखती है और बोलती है देखिए मिस्टर आप इतने बच्चों के साथ क्रूर मत बनिए। तभी वो पर्सन बोलता है कि तुम कौन हो एंड मैं वुमेन में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ एंड मेरे बेबी का यूज़ मत करो, मैं फू जी शाओ हूँ। ये सुनने के बाद जो लड़का था वो बोलता है ये मम्मी है। ये सुनने के बाद बोलते क्या मम्मी। फूजे शाओ बोलता है तुम अगली लड़की मेरे बेटे का यूज़ करके मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो ऐसे बकवास आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो, समझ आया। एंड फिर फूजे शाओ के जो गार्ड्स थे वो जीलियान को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन वो जाते हुए बोलता मामा प्लीज़ मुझे बचा लो। तभी जो लड़की गर्ल थी एयन की वो जाती है एंड उसे हक कर लेती है और बोलती डैडी। तभी वो बोलता तुम क्या बोल रही हो लड़की। तभी जो एयर थी वो बोलती है ए तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसे नॉनसेंस बातें मत करो। तभी फूजी शाओ बोलता है कि तुम ऐसे अपने बच्चे को यूज़ करके मेरी वाइफ बनना चाहती हो तो अपने माइंड से निकाल दो। तभी जो ईयर थी वो बोलती है बकवास बातें करना बंद करो। एंड फिर फूजी शाओ ईयर के क्लोज आता है एंड वो ईयर को देखता है एंड फिर उसे ना जाने क्यों ईयर उसे बहुत ही फैमिलियर सी लगती है। लेकिन दोनों बच्चे उन दोनों को देखते हैं एंड वो भी अपने मन में सोचते हैं
फिर जो ईयर थी वो बोलती है कि देखो मिस्टर फूजी शाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ एंड यहाँ से निकल जाओ। जी रियान बोलता है सिस्टर प्लीज मुझे तुम्हारी मम्मा दे दो एंड तुम मेरे डैड को रख लो। ये सुनने के बाद जो फूजी शाओ था वो बोलता है जिलियन बंद करो एंड तुम अपने माइंड के अंदर मेरे लिए कुछ भी ऐसे इम्प्रॉपर थॉट मत रखना। ये सुनने के बाद जो एयर थी वो बोलती है सच में तुम बहुत ही घटिया हो एंड मुझे तुम्हारे पैसे से कोई मतलब नहीं है। अब हम फूजी शाओ के घर का सीन देखते हैं। जो फूजी शाओ था उसके सामने उसका बेटा जिलियन बैठा हुआ था एंड वो दोनों कुछ भी नहीं बोल रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। ये लड़की एयर की छोटी बहन थी एंड वो बोलती है बच्चा तुम मेरी अपनी मामा की बात सुना करो। हाँ, तो जो जिलियन था वो बोलता तुम मेरी मामा नहीं हो, तुम बैड हो। तो वो लड़की बोलती कि नहीं मैं तुम्हारी मामा हूँ एंड वो उसे अपनी मामा बिल्कुल नहीं मानता। फिर जो फूजी शाओ था वो बोलता है सॉरी बोलो, तब वो बोलता है मैं इन्हें सॉरी नहीं बोलूँगा एंड ये मेरी मामा नहीं है। जो एयर की बहन थी वो उसके पास बैठती है और देखती है देखो ना ये क्या बोल रहा है, चलो हम दोनों जल्दी शादी करते हैं फिर मैं इसकी अच्छे से टेक केयर करूंगी। तो फूजी शाओ कुछ भी नहीं बोलता है। तब वो बोलता है मैं इस औरत के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ, ये औरत बिल्कुल भी मेरी मामा नहीं है एंड आप इससे शादी मत करिए, मुझे वही मामा चाहिए जिन्हें मैंने आज देखा था एंड वो बहुत अच्छे हैं, मुझे यही चाहिए। फूजी शाओ वहीं बैठ सोचता है। एयर की बहन लूनी और बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। तभी वो बच्चा जो जिनका नाम जी शाओ था वो बोलता है मैं जा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए एंड ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लीनर उसके पास बैठती है एंड बोलती है चलो ना हम शादी करें, लेकिन फूजी शाओ भी वहाँ से चला जाता है एंड लीनर वहाँ बैठकर अपने मन में सोचती है फालतू लड़का अपनी मदर की तरह। वहीं हम ईयर को देखते हैं जो कि अपनी ग्रैंड माँ के घर आती है एंड उसकी ग्रैंड माँ उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम भी करती है एंड फिर वो अंदर जाते हैं एंड फिर एक दूसरे से बैठकर बातें करने लगते हैं। वहीं उसकी ग्रैंड माँ उसे बोलती है कि फाइनली बेटा तुम वापस आ गई हमारी फैमिली में एंड ये बच्ची बहुत क्यूट है ई, सच में ये बहुत क्यूट है एंड मैं बहुत ही हैप्पी हूँ, सच में मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत ही प्यारी है एंड ये बहुत ही क्यूट है। ईयर की ग्रैंड माँ फिर अपनी सेक्रेटरी को वहाँ पर बुलाती है एंड उसे बोलती है कि मेरे जो 80% शेयर हैं वो मेरी ग्रैंड डॉटर के नाम कर दो। ईयर अपनी ग्रैंड माँ से मना भी करती है लेकिन उसकी ग्रैंड माँ बोलती कि नहीं ऐसा नहीं, तुम ही अच्छे से चला सकती हो कंपनी के अंदर। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जिसके अंदर ईयर अपनी कंपनी में थी एंड उसकी सेक्रेटरी आकर उसे इन्फॉर्म करती है कि आपकी बहन आपसे मिलने आई है। ये सुनने के बाद ईयर बोलती ठीक है उसे अंदर आने दो एंड इसके बाद उसकी बहन अंदर आती है एंड फिर वो बोलती है अपने मन में ये ओल्ड लेडी फिर से यहाँ पर है, लेकिन फिर से वो स्माइल करती है एंड बोलती है ओ ग्रैंड माँ आप बहुत लंबे टाइम के बाद यहाँ पर आई। तभी ईयर अपनी चेयर को मूव करती है एंड वो पीछे टर्न होती है। जैसे ही ईयर अपनी बहन को देखती है तो बोलती व्हाट, ग्रैंड माँ कहाँ है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम मरी नहीं। ये सुनने के बाद ईयर बोलती कि ओह तुम डिसअपॉइंटेड हो। ईयर की बहन उससे बोलती है कि ये कंपनी मैंने संभाली है एंड तुम आकर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, ग्रैंड माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं, ये कंपनी मेरी है न कि तुम्हारी। तो ईयर बोलती है कि ओह सच में ये तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि ये कंपनी मेरी ग्रैंड माँ की है एंड उन्होंने मेरे नाम कर दी है एंड तुम उनकी कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद ईयर की बहन उसे बोलती तुम बिच, लेकिन फिर वो रुक जाती है एंड सोचती है कि उसके पास फूजी शाओ है एंड ये फैमिली भी है तो वो कुछ भी कर सकती है। तभी वो बहुत ही प्यार से बोलती है ओह सिस्टर मैं बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हूँ कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाँ तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम यहाँ पर वापस आ गई, तुम्हें पता है। तभी ईयर आगे आती है एंड बोलती कि ओह दिखावा अच्छा है एंड ऐसे एक्टिंग करना बंद करो, समझ आया, एंड मैं वापस आई हूँ तुमसे अपनी सारी चीज़ें वापस लेने, समझ आया तुम्हें। ये सुनने के बाद ईयर की बहन डर जाती है एंड वो पीछे हो जाती है एंड वो बोलती है ये क्या बोल रही हो तुम बहन, देखो हम कितने अच्छे हैं, हम तो बहनें हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी ईयर बोलती है कि शट अप, एंड तुमने मुझे मारने की कोशिश की एंड मेरे बच्चे को भी। तो वो बोलती है अरे बहन ये तुम क्या बोल रही हो, वो बच्चा पहले से ही मरा हुआ था एंड मैंने बस उन्हें गाड़ा है और कुछ भी नहीं, मैंने उसे नहीं मारा एंड मैंने उसे दाब दिया है। ये सुनने के बाद ईयर बोलती है शट अप, बकवास करना बंद करो एंड मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ऐसा है तो फिर तुम मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। ये सुनने के बाद ईयर की बहन बोलती ठीक है मैं बताती हूँ कि मैंने उसे कहाँ गाड़ा है। ये बोलकर वो आगे चलने लगती है और बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी दोबारा से एंड ईयर भी उसके पीछे पीछे जाती है। ईयर की बहन जो है ईयर को लेकर एक सुनसान जगह पर आती है एंड फिर वो आगे की ओर चलने लगती है। ईयर बोलती है चलो यहाँ से, तो वो बोलती मुझे इतना लॉन्ग टाइम के बाद आई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ईयर बोलती है कि चलो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद ईयर पीछे पीछे चलने लगती है एंड उसकी बहन भी चलने लगती है। ईयर की बहन बिल्कुल भी ईयर को यहाँ पर मारना चाहती थी तो इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है एंड फिर ईयर उसके पीछे आती है। तब वो बोलती क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ तुम मुझे बताओगी या फिर मैं कुछ और करूँ। तभी वो कुछ गार्ड्स को बुलाती है ईयर की बहन एंड वहाँ पर कुछ गार्ड आते हैं, लेकिन ईयर भी चालाक थी, वो अपनी हेयर पे निकालती है एंड उसकी गले पर प्रेस करती है एंड बोलती है कि तुम दूर रहो वरना मैं इसे मार डालूंगी
एंड ईयर अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से पानी के अंदर कूद जाती है। एंड फिर हम देखते हैं यहाँ से कुछ देर के बाद का सीन। ईयर जो थी वो एक पर्सन की गोद में थी एंड वो कोई और नहीं फूजी शाओ था। फूजी शाओ की गोद में ईयर थी एंड वो धीरे धीरे करके अपनी आइज़ को ब्लिंक करती है। वो अच्छे से चेक करती है तो उसे ये पर्सन याद आता है। ओह, ये तो वही पर्सन है, फूजी शाओ। जैसे ही वो याद करती है तो वो बोलती है सच में ये लो तुम अपना कोट, वरना तुम सोचोगे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ इनप्रॉपर थॉट रख रही हूँ। तभी फूजी शाओ बोलता नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं अपनी फादर की केव पर विजिट करने आया था एंड बस मैंने तुम्हें डूबते हुए देखा तो इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया एंड ये कोट लो, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर वो अपने कपड़ों को देखती है जो कि मतलब रिवीलिंग थे, तो वो इस ड्रेस को पहन लेती है एंड फिर वो बोलती है कि ये कोट तुम्हें पता कितने का है? 2 मिलियन का है। ये सुनने के बाद वो बोलती व्हाट, तो ठीक है मैं जा रही हूँ एंड वापस कर दूँगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं यहाँ से एक पार्टी का सीन। सभी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी ईयर की एंट्री होती है। वो अपनी ग्रैंड माँ के साथ वहाँ पर आती है एंड सभी लोग बस उसी के देखकर उसी के बारे में बातें करने लगते हैं। सभी उसी की ब्यूटी के बारे में ही तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं फूजी शाओ भी था एंड उसकी ईयर की बहन जो थी वो भी वहीं पर थी एंड वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। फूजी शाओ ईयर को देखकर अपने मन में सोचता है क्या ये औरत सच में मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये वांग फैमिली के फैमिली डिनर में भी आई है। एंड तभी जो ग्रैंड माँ थी वो बोलती है कि मैं आपको मेरी ग्रैंड डॉटर ईयर से मिलाना चाहती हूँ एंड अब से यही वांग कंपनी की सीईओ है एंड मैं अपनी कंपनी के 80% शेयर मेरी डॉटर के नाम कर रही हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई हूँ, तो मैं अब चाहती हूँ कि वांग कंपनी की चेयरमैन मेरी बेटी की जो डॉटर है, मेरी ग्रैंड डॉटर, वो बने ईयर। एंड ये सच में बहुत ही हार्ड वर्किंग है। एंड सभी लोग जो हैं फिर बातें करने लगते हैं कि ये तो वही लड़की है जो आज से 6 साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब ये जिंदा कैसे हो गई? एंड सभी लोग इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ईयर इन सभी चीज़ों को देखने के बाद बोलती है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, तो मुझे इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वांग कंपनी की न्यू प्रेसिडेंट हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। वांग कंपनी की ई कंपनी के साथ जितनी भी डील्स थी मैं उन सभी को कैंसिल करती हूँ। ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक रह जाते हैं एंड फिर जो ईयर थी वो बोलती है कि और मेरा ई फैमिली से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है इससे आगे। सभी लोग शॉक थे एंड ईयर की बहन तो सबसे ज़्यादा शॉक थी एंड सभी लोग इसी बारे में डिस्कस करने लगते हैं। ईयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, चाहे कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोले। एंड ईयर की जो ग्रैंड माँ थी वो भी ईयर का साथ देती हैं एंड वो बोलती है कि मेरे साथ मेरी ग्रैंड माँ है, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो कोई भी मेरे बारे में कुछ भी बोलता है। तो आप सभी को समझ आ गया होगा ना कि अब इन सब चीज़ों का डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इनकी ग्रैंड डॉटर हूँ एंड इनका मुझे पूरी तरह से सपोर्ट है। ईयर अपनी ग्रैंड माँ के साथ इसके बाद वहाँ से चले जाती है। अब हम जो है वो फूजी शाओ को देखते हैं जिसके पास एक लड़का बैठा हुआ था एंड वो बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही शार्प टंग वाली वुमेन है एंड ये बहुत अच्छी है। मुझे तो ये पसंद आई, क्या तुम्हें नहीं है यहाँ? एंड तुम्हें पसंद नहीं आई है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। फूजी शाओ उसे देखता है एंड वो अपनी ड्रिंक को हाथ में लेता है एंड कुछ चीज़ें सोचने लगता है। तभी जो लड़का उसके पास था वो बोलता है तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, मैं इस पर ट्राई करने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो उठता है और बोलता है मिस ये। एंड ये सुनने के बाद ये रुकती है एंड पीछे देखती है तो वो बोलता है आपने जो स्पीच दी वो बहुत अच्छी थी एंड मैं शू फैमिली का सन हूँ तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। तो उसका हाथ पकड़ कर ईयर मोड़ देती है एंड बोलती है कि ओह अच्छा सच में तुम मुझे वीक मत समझना। ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं नहीं मैं आपको वीक नहीं समझ रहा हूँ, क्या आपको मुझे याद आया मैं कौन हूँ? ये सुनने के बाद ईयर बोलती कि हाँ मुझे याद हो तुम एंड बचपन में मैं तुम्हें मारा करती थी। शू येन ये सुनने के बाद बोलता है कि ओह वाह ये तो अच्छी बात है एंड क्या होगा मैं अपनी फैमिली भी तुम्हारे साथ हेल्प में लगा दूँ। ये सुनने के बाद ईयर उसकी क्लोज आती है एंड वो बोलती कि ओह सच में क्या ऐसा है? तो वो बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी वहाँ पर फूजी शाओ आता है और बोलता है ओह अच्छा तो तुम क्या किसी बच्चे के स्टेप फादर बनना चाहोगे? शू येन बोलता है क्या क्या मतलब है आपका? ये तो सिंगल है ना? ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये बच्चे को बर्थ कैसे दे सकती हैं अभी? फूजी शाओ बोलता है तुम जानते हो ये। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता ईरेन फूजी शाओ को किस करती है वो भी सबके सामने एंड सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। अभी सभी लोग उसे ही देख रहे थे एंड ईयर की बहन तो पूरी तरह से जो है शॉकिंगली अपनी चेयर से ही उठ जाती है एंड ईरेन फूजी शाओ को अपने साथ वहाँ से लेकर चली जाती है, वो उसे बाहर लेकर आती है। फूजी शाओ आज तुमने मेरी डॉटर के बारे में सबको मेंशन क्यों किया? ये सुनने के बाद वो जैसे उसका हाथ पकड़ के खींचता है तब वो दोनों रोल होते हुए एक दूसरे की ओर गिर जाते हैं एंड वो दोनों नीचे फ्लोर पर गिरते हैं। दोनों के दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे एंड ईयर एंड फूजी शाओ पूरी तरह से आइज में खो चुके थे एक दूसरे की। तभी जो फूजी शाओ उठने की कोशिश करता है लेकिन ईरेन उसे वापस से धक्का देती है एंड वो बोलती है मिस्टर फूजी शाओ चलो हम एक डील करते हैं। समझ आया? तो वो बोलता कौन सी डील? लेकिन ये मुझे पोजीशन पसंद नहीं है। तो ईरेन बोलती व्हाट? तभी फूजी शाओ उसे फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है एंड वो बोलता है कि ओके मिस ये मुझे ठीक लगी पोजीशन एंड अब मुझे बताना चाहेंगी आप? तो वो बोलता है ओह सच में आप मुझे सुनना चाहेंगी? तो जो ईरेन थी वो बोलती मिस्टर फूजी शाओ मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई मेरी डॉटर के बारे में जाने।
एंड सो एक्सचेंज में मैं आपका सीक्रेट रखूँगी कि आपके पास एक बेटा है। तो वो बोलता है ओह अच्छा, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले। तो जो ईरान थी वो बोलती है कि ओह आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता है इसके बाद से जब भी मैं आऊँगा तो तुम मुझे रिफ्यूज़ नहीं करेगी। तो वो बोलता है ओह गुड डील, अच्छा है ठीक है मैं नहीं करूँगी, लेकिन आपको क्या चाहिए मुझसे। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि जब भी कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम मुझे कवर करोगी, ओके, और तुमने वैसे भी मुझे पब्लिकली इन्वाइट किया है। ये सुनने के बाद ईरान बोलती है कि ठीक है, ओके, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहने का प्रिटेंड करूँगी आज से, ओके, अब तुम मेरे ऊपर से उठ जाओ, ठीक है। एंड फौजी शाओ ईरान को देखता है एंड वो कुछ चीज़ें सोचता है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। तब वो अपने फ़ोन को निकालता है एंड वो देखता है तो वो उसका सेक्रेटरी बताता है कि जी यांग फिर से मिसिंग है। वहीं हम जो ईयर थी उसकी डॉटर को देखते हैं, एक आदमी परेशान कर रहा होता है और फिर वहाँ पर जो है वो जी यान आता है एंड वो उसे बचाता है एंड फिर वो बोलता है अपने गार्ड से कि इसे मारो बुरी तरह से। फिर वहाँ पर गार्ड आता है एंड वो उसे मारने लगता है और फिर वो बोलता है कि तुम ठीक हो मेरी लिटिल सिस्टर। एंड वो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो बोलते चलो हम मम्मी पापा के पास चलते हैं एंड जी यान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम ईयर एंड फूजी शाओ को भी देखते हैं। जब फूजी शाओ जियान को वहाँ देखता है तो वो बोलता है जियान तुम यहाँ रुको, एंड वो उसे पकड़ लेता है एंड हम देखते हैं फूजी शाओ को एंड जियान को जो वहाँ पर बैठे हुए थे। तब वो बोलता है कि मुझे बताओ अच्छे से वहाँ पर क्या हुआ था। तो जियान अपने डैड को बताने ही वाला था कि तभी जो है वहाँ पर ईयर आती है एंड उसकी डॉटर भी आती है यिंग जिंग। एंड फिर वो बोलती है थैंक यू सो मच जियान, तुमने मेरी बेटी की हेल्प की है एंड थैंक यू सो मच बेटा, तुमने इसे प्रोटेक्ट किया है आज। ये सुनने के बाद जियान बोलता है कि इट्स ओके, ये मेरी छोटी बहन है तो फिर मैं इसे प्रोटेक्ट करूँगा एंड हमेशा ही इसे ऐसे ही रखूँगा। ये सुनने के बाद वो फूजी शाओ भी हैप्पी होता है। तभी यिंग जिंग फिर से जो है फूजी शाओ को डैड कहकर बुलाती है तो ईयर उसे डांटती है, लेकिन फूजी शाओ बोलता है कि इट्स ओके, उसे बुलाने दो, वो जो भी मुझे बुलाना चाहती है। तभी जियान भी बोलता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ एंड ये मेरी छोटी बहन है तो मैं इसे हमेशा से ही प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनने के बाद यिंग जिंग भी हैप्पी हो जाती है एंड फिर जियान जो है यिंग जिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे जो ईयर थी वो अपने डैड के घर जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे खाने पर बुलाया होता है। ईयर के डैड बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तो वो बोलते ओह डैड मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मैं बहुत सालों के बाद वापस घर आई हूँ एंड मैं होमलेस भी थी एंड देन आपने तो मुझे सबसे ज़्यादा मिस किया होगा ना डैड। ये सुनने के बाद उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ बेटा मैंने तुम्हें ऑब्वियसली मिस किया, चलो चलो हम पहले खाना खा लेते हैं। इसके बाद ईयर अपनी बहन को देखती हुई सीधे चली जाती है एंड वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं एंड वो खाना खाने लगते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं ईयर बेटा तुम तो जानते ही हो हमारी कंडीशन इस वक्त थोड़ी सी ख़राब हो गई है एंड मेरा मतलब है कि थोड़ा सा तुम्हें गिल्टी फील होना चाहिए, तुम तो जानती हो तुम्हारे डैड की जो बोल सकते हैं कंपनी है उसके प्राइस थोड़े से नीचे जा रहे हैं, तो बस मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी। तो ईयर बोलते डैड मैं वापस आई हूँ इतने टाइम के बाद एंड आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो फिर आपको भी तो कुछ ना कुछ तो देना होगा ना। आपकी रेपुटेशन नीचे गिर चुकी है एंड देन ई फैमिली तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आप चाहते हैं कि आपकी जो मतलब इमेज है सबके सामने क्लियर हो जाए, तो आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो उसके डैड बोलते हैं हाँ बेटा देखो मैंने सभी तुम्हारी फेवरेट डिशेज़ बनाई हैं एंड तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए ना। तो ई रैन बोलते हैं कि ओ सच में डैड ठीक है मैं कर सकती हूँ ऐसा, लेकिन आपको भी तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। जो आपकी कंपनी में मेरी मॉम के शेयर हैं जो मेरे लिए वो छोड़ कर गई हैं, मुझे वो वापस चाहिए। तो उसके डैड बोलते बेटा ये तुम क्या बोल रही हो, वो तुम्हारी बहन के हैं एंड तुम उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो, तो ऐसा गलत बात है। तो वो बोलते कि ओह फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मुझे वो शेयर वापस चाहिए, नहीं दे सकते तो मैं जा रही हूँ। ये बोलकर उसके डैड बोलते हैं तुम ये क्या बकवास कर रही हो, हाँ तुम चाहती हो कि हम पूरी तरह से घुटनों पर आ जाए, हाँ हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, हाँ ठीक है बेटा तुम अपनी बहन को ऐसे थोड़ी ना कर सकती हो। हाँ देखो तभी उसकी बहन भी बोलती कि हाँ हाँ शीजे आप ऐसा कैसे कर रही हैं, मैं आपकी बहन हूँ। तो वो बोलती कि मैं जानती हूँ मेरी बहन के लिए ईजी नहीं होगा, लेकिन मुझे 52% शेयर्स चाहिए एंड अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं फ्री में कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मुझे जाना होगा डैड। ये बोलकर वो अपने डैड को देखती है, तभी उसकी बहन गुस्सा होती है एंड बोलते तुम पूरी तरह से मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती हो क्या, हाँ। ये बोलकर वो गुस्सा करती हैं। तो ये रैन बोलती है कि ओ माय सिस्टर मुझे लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हार्शली बात नहीं कर रही हो, हाँ चलो कोई ना, ये रहे जो शेयर ट्रांसफ़र के पेपर, इन पर जल्दी से साइन कर दो। तो उसके डैड एंड वो दोनों ही गुस्से में बोलते हैं ये क्या बकवास है एंड जैसे उसके डैड उसे स्लैप करने वाले होते हैं, ईरन उसके डैड का हाथ पकड़ती है एंड बोलते डैड ये गलती मत करना। तभी वहाँ पर जो है फूजी शाओ भी आता है और वो बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। ईरन की बहन उसके पास जाती है एंड बोलते फूजी शाओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है मैं बस ऐसे ही गुजर रहा था एंड उसके डैड बोलते तुम जाओ यहाँ से, प्रेसिडेंट आए यहाँ पर। तो वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी सुनना चाहता हूँ यहाँ पर आखिरकार हो क्या रहा है। तो वो बोलता है ओ मिस्टर फूजी शाओ नाइट,
अच्छी बात है आप यहाँ पर हैं, मैं बस अपने डैड से मेरी मॉम के शेयर्स मांग रही हूँ एंड ये मुझे देने से मना कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? तो वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, मुझे अपने मॉम के शेयर वापस चाहिए है ना डैड। ये बोलकर जो फूजी शाओ था वो बोलता है आपको ऐसा कर देना चाहिए, ऑब्वियसली ये इन्हीं के हैं तो आपको इन्हें वापस कर देना चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वो बोलती है ये कि तुम क्या बोल रहे हो, हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन फूजी शाओ बोलता है मैंने जो कहा है वो कर दीजिए। तो वो बोलता है हाँ 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 ठीक है मैं कर रहा हूँ। एंड फूजी शाओ के बोलने पर वो शेयर्स जो है वो उसके डैड रेडी हो जाते हैं ई रैन के वापस नाम करने के लिए। शू यिंग बोलती ये तुम क्या बोल रहे हो, हाँ मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे एक बेटे को जन्म दिया है एंड तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तो जो फूजी शाओ था वो बोल रहा है मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ एंड सबसे पहले मैं बिल्कुल भी शू यिंग से शादी नहीं कर सकता हूँ एंड सेकंड ना ही तो मैं इसके साथ डेट पर जा सकता हूँ, पहले आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दीजिए। फिर ई रैन उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है अपने डैड को और उसके डैड बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है मैं अपॉइंटमेंट कर दूंगा, लेकिन बेटा तुम मेरी बेटी के साथ डेट पर तो जा सकते हो। तो फूजी शाओ बोलता बिल्कुल भी नहीं, ना ही मैं इससे शादी कर सकता हूँ ना ही मैं इसके साथ डेट पर जा सकता हूँ, सुना आपने। एंड फिर जो ई रैन थी वो वहाँ से चली जाती है उठकर एंड फिर फूजी शाओ भी बोलता है कि मुझे भी जाना है एंड ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तो वो सब लोग चुपचाप वहाँ पर सभी चीज़ें देखते रह जाते हैं। ई रैन की बहन शू यिंग बोलती बिच मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। एंड वहीं हम ई रैन को देखते हैं जो कि कार में बैठ रही होती है। तभी फूजी शाओ भी आ जाता है और वो बोलता हूँ यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ, मेरी कार ख़राब हो गई है एंड तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो एंड वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि तुम्हारा ये काम है। तो वो बोलता है ओह अच्छा सच में मेरा काम है, वैसे भी तो आपकी गर्लफ्रेंड तो मेरी बहन है, अगर उससे लिफ्ट लीजिए। तो वो बोलता है कि मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है एंड मैं सच में जानता हूँ। तो फिर वैसे भी हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो तुम हैप्पी नहीं हो इस चीज़ से। तो वो बोलता है हाँ मैं हैप्पी, हाँ मैं हैप्पी क्यों होंगी, हाँ आप मुझे परेशान करने के लिए जो यहाँ पर है। रैन अपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही होती है तभी वहाँ पर एक सेक्रेटरी आती है उसकी और वो बताती है कि मैडम कुछ प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ चलिए जल्दी करके। एंड ई रैन उसके साथ चली जाती है। फिर ई रैन की जो बहन थी वो अपने कुछ गार्ड को इन्फॉर्म करती है एंड ई रैन को किडनैप करवा लेती है एंड वो बोलते हैं कि वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लगता है इसे टच करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे टच करने लगता है। तभी दूसरा बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, हमें बस हमारे काम से मतलब है, 6 मिलियन मिले हैं इसे किडनैप करने के, हमें इसे मारना है। तो वो बोलता है कि मारने से पहले थोड़ा इंटरेस्ट तो ले लूँ। ये बोलकर वो ई रैन के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी ई रैन उसे किक करती है एंड वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो उसे आगे बढ़ने लगता है मारने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें जितने भी पैसे मिले हैं मैं तुम्हें डबल दूंगी, लेकिन बस मुझे जाने दो। वो बोलता है कि काम सिर्फ काम होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझा तुमने, एंड हम तुम्हें मार कर ही रहेंगे। तभी हम जी यान को भी देखते हैं वहाँ पर जो इधर से उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजरें ई रैन पर जाती है एंड वो उसके पास आता है एंड उसके हाथों को खोलने लगता है। तो ई रैन बोलती है जियान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं उसके बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हमें यहाँ से जाना होगा। तो वो बोलता है कि तुम भागो यहाँ से एंड वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एंड तभी हम ई रैन की बहन शू यिंग को देखते हैं जो कि वहाँ बैठी हुई थी एंड बोल रही थी वाओ अब अच्छा होगा वो मर जाएगी। तभी ई रैन वहाँ पर आती है एंड वो बोलती है ओह सच में तुम्हें लगा मैं मर जाऊंगी, हाँ तुम सरप्राइज हो मुझे यहाँ देखकर। हमें दिखाया जाता है कि ई रैन वहाँ से बचकर आ गई होती है एंड वो बोलती है कि इस टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ई रैन की बहन शू यिंग बोलती है कि ओह सच में 6 साल पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की थी लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ई रैन बोलती है कि ओह सच में तुम मुझे मार पाओगी, हाँ। ई रैन बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम किसके दम पर बोल रही हो, हाँ तुम फूजी शाओ के दम पर बोल रही हो, लेकिन तुम जानती हो कि उसकी कंपनी एंड मेरी कंपनी पहले से ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो फिर वो बोलते नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती हो, उसके बच्चे की माँ हो, समझ आया तुम्हें, एंड तुम जो भी डर्टी ट्रिक करो लेकिन तुम मुझसे उससे नहीं छीन सकती हो, मेरी दिल में उसकी जगह हमेशा रहेगी। ये सुनने के बाद ई रैन बोलती क्या कहा तुमने, तुम उसके बच्चे की मॉम हो, उसका बेटा तो 6 साल का है एंड ये पॉसिबल कैसे हो सकता है क्योंकि 6 साल पहले तुम प्रेग्नेंट नहीं थी एंड फूजी शाओ का बेटा 6 साल का है एंड तुम कैसे हो सकती हो, हाँ। तो बोलती तुम्हें उसके बच्चे के बारे में कैसे पता जब कोई नहीं जानता है। तो ई रैन बोलती कि मैं जानती हूँ अच्छे से, उसके बेटे को वो 6 साल का है एंड उसका नाम फू जी लीन है। अब देखो तुम मैं क्या करती हूँ। ये बोलकर ई रैन वहाँ से चली जाती है। अब हम जी लीन को देखते हैं जो कि ई रैन का वेट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन भी वहीं पर उसका वेट कर रही होती है उसे मारने के लिए। तभी जी लीन जो है वो देखता है ई रैन को एंड वो उनके पास जाने लगता है। तभी एक कार वहाँ से गुजरती है एंड वो जी लीन को हिट करके वहाँ से चली जाती है एंड उससे जो ई लीन को चोट लग जाती है एंड ई रैन उसे देख रही होती है एंड वो रो रही होती है जी लीन के लिए। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है एंड वो उसे उठा कर ले जाता है एंड ई रैन की बहन बोलती नहीं मैंने नहीं किया एंड वो वहाँ से भाग जाती है। एंड हम दूसरी तरफ उसे हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ई रैन वहीं पर खड़ी होती है एंड वो बोलती है कि इनके ब्लड की ज़रूरत है, इनका ब्लड नेगेटिव है एंड हमें ब्लड नेगेटिव की ज़रूरत है। वहीं जो उसका सेक्रेटरी था वो आकर फूजी शाओ को इन्फॉर्म करता है कि उसके बेटे को चोट लगी है। तो जो फूजी शाओ था वो वहाँ बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चला जाता है एंड उसे पता चलता है कि उसके ब्लड की ज़रूरत है। ई रैन की
बहन उसके घर पर थी। तभी वहाँ पर फूजी शाओ आता है एंड उसे खींचते हुए ले जाता है। तो शू यिंग बोलती है ये तुम क्या करे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन वो उसे खींचते हुए लेकर चला जाता है और बोलता है कि तुम्हारे खून की ज़रूरत है। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया मेरे बेटे का एंड उसे तुम्हारे ब्लड की ज़रूरत है, उसके ब्लड नेगेटिव है एंड तुम्हें ब्लड नेगेटिव होगा क्योंकि तुम उसकी मॉम हो। ये सुनने के बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है खींचते हुए। तो वो बोलती है कि मेरा ब्लड नेगेटिव नहीं है। ये सुनने के बाद वो फूजी शाओ बोलता है व्हाट, क्या कर रही हो, तुम उसकी मदर हो तो तुम्हारा ब्लड नेगेटिव कैसे नहीं हो सकता है। हाँ, शू यिंग बोलती है देखो प्लीज़ उसे बचाओ, मेरा ब्लड नहीं है नेगेटिव, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, चलो मेरे साथ। एंड वो उसे लेकर आता है और बोलता है इसका जल्दी से खून निकालो एंड टेस्ट करो, चलो जल्दी करो। तो तुम उसकी मॉम हो, कैसे नहीं हो सकता है तुम्हारा। हाँ, तो वो बोलता नहीं है मेरा खून नेगेटिव, प्लीज़ देखो समझो। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानता एंड वो उसके खून को निकलवाने लगता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और वो बोलता है सर खून मिल गया है, हमारे सर बच गए हैं। फूजी शाओ बोलता है व्हाट, खून किसने दिया है उन्हें। हाँ, ये सुनने के बाद वो गार्ड बोलता है कि सर उन्हें खून जो है ईरेन ने दिया है। फूजी शाओ अपने गार्ड से बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि उनका खून मैच कर गया हो। तो वो बोलता है कि सर पता नहीं, लेकिन उनका मैच कर गया है। फिर जो फूजी शाओ था वो उसे देखता है और बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ तुम उसकी मॉम हो एंड उसका खून। तो वो बोलता है कि वो मेरी ग्रैंड मॉम का खून भी नेगेटिव था, तो ऐसा हो सकता है। अभी मुझे मेरे बच्चे की ज़रूरत है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उसे चेक करना है, तुम ये सब छोड़ो, मुझे उसे देखना है, मेरा ब्लड उससे मैच नहीं किया, कितनी बुरी बात है। हाँ, पहले हमें हमारे बच्चे को चेक करना चाहिए। तो वो गार्ड भी बोलता है कि हाँ सर चलिए। एंड फिर उसके साथ गार्ड के साथ वो चला जाता है। हम जो है फूजी शेन को देखते हैं जो कि जी लिन के पास होता है एंड वो बोलता है थैंक यू सो मच। तो ईरेन बोलते हैं कि इसकी कोई बात नहीं है, मुझे इसे बचाना था तो मैंने किया एंड मेरा ब्लड मैच कर गया एंड एक गाड़ी ने इसे हिट किया है एंड ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। तो वो बोलता है कि जाओ जल्दी से चेक करो सब चीज़ें। एंड फिर जो ईरेन थी वो स्माइल करती हैं एंड वो फूजी शेन भी ईरेन को देखता है एंड वो दोनों ही बहुत ही अजीब सा फील कर रहे होते हैं एंड दोनों की ही फेस पर स्माइल थी एंड दोनों ही एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे होते हैं। तभी जो जी लिन था उसे भी होश आ जाता है एंड वो भी ईरेन एंड अपने डैड को देखता है एंड फिर वो कुछ सोचता है और उन दोनों को देखकर इतने अच्छी तरह से उसकी फेस पर स्माइल आती है एंड वो अपने डैड को पुश करता है जिससे जो फूजी शेन था उसके लिप्स सीधा ईरेन के लिप्स से टच हो जाते हैं एंड उनका बाई चांस एक किस हो जाता है। तो वो जल्दी से एक दूसरे से अलग होते हैं एंड जो जी लिन था वो स्माइल करता है। तो ईरेन बोलते कि ओह बेटा तुम कैसे हो, तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो बोलता कि हाँ आंटी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, आपको मेरे डैड से प्यार है तो आप मेरे डैड से शादी कर लीजिए ना। हाँ, ये सुनकर ईरेन बोलती कि बेटा तुम आराम करो ठीक है एंड दोबारा ऐसी तरह से भागना मत कहीं भी। तो वो बोलता कि आंटी प्लीज़ मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे हग करिए एंड किस भी करिए प्लीज़। ये सुनने के बाद ईरेन बोलती एंड वो उसे किस भी करती है एंड फिर वो बोलता है हाँ मैं आपको हग करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उठने लगता है। तभी ईरेन को धक्का लगता है और वो फूजी शाओ के पास जाकर गिर जाती है एंड ये देखकर जीलिन स्माइल करता है एंड वो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल थे। तभी फूजी शाओ का फ़ोन रिंग करता है एंड फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें ईरेन की बहन शू यिंग एक बॉय के साथ बैठी हुई होती है। वो बॉय बोलता है क्या सच में ईरेन वापस आ गई है। तो वो बोलती कि हाँ वो वापस आ गई है एंड तुम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हो, तुम उसे फिर से पा सकते हो एंड 6 साल पहले पता नहीं वो किसके साथ इंटीमेट हुई थी एंड उसकी एक बेटी भी है। तो तुम ये बोल सकते हो कि वो तुम्हारी बेटी है क्योंकि तुम भी तो उस दिन वहीं पर थे एंड मैंने तुमसे कहा भी था वो सब करने के लिए। तुम्हारे पास इस बार चांस है, कल रात वैसे भी एक कॉकटेल पार्टी है एंड तुम उसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल सच में तुम बहुत स्मार्ट हो एंड मैं यही करूँगा। इसके बाद वो दोनों डेविल से स्माइल देते हैं। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जो कॉकटेल पार्टी थी उसके अंदर वो ही मैन जो उसकी बहन के पास था वो ईरेन के पास आता है एंड वो उसे ड्रिंक देता है और बोलता है कि मिस ये आपने सच में बहुत ही प्रेजेंटेशन दी है एंड मैं आपके साथ सच में एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहता हूँ। एंड ईरेन भी बोलते कि ठीक है आप साइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा लेकिन हमें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लॉयल रहना होगा। तभी ईरेन को अजीब सा फील होने लगता है एंड उसे जो है चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया होता है। ईरेन बोलते कि मैं अभी आती हूँ वॉशरूम से, ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो पर्सन ईरेन को एक रूम में बंद करके रखता है एंड उसे टच करता है और बोलता है कि फाइनली 6 साल पहले तुम मेरी थी एंड फाइनली अब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। सच में तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो तुम। जैसे ही ईरेन ये सुनती है 6 साल पहले तो उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो यही ई यिंग का फादर है क्योंकि 6 साल पहले वो किसी के साथ होटल में इंटीमेट हुई थी एंड जब इस पर्सन ने ये कहा तो उसे पता चल गया एंड ईरेन उसे स्लैप करती है एंड बोलती है तुमने 6 साल पहले मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया था। वो बोलता है तुम सच में मुझे तुम्हारी ये पर्सनैलिटी बहुत पसंद है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो एंड मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने इस टाइम में तुम्हें छुआ है लेकिन तुम बहुत ब्यूटीफुल हो अब भी। ये बोलकर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है एंड ईरेन को गुस्सा आता है एंड ईरेन उसे पुश कर देती है और फिर वो पर्सन बोलता है कि तुम हिम्मत कैसी मुझे मारने की। हाँ, ये बोलकर फिर से वो मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर
फूजी शाओ आता है एंड वो ये सब चीज़ें देख लेता है एंड वो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है तुम ईरन तुम ठीक तो हो ना। हाँ। एंड फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है नेक्स्ट टाइम मुझे तुम यहाँ पर नहीं दिखने चाहिए, अच्छा होगा कि तुम ये सिटी छोड़कर चले जाओ। एंड इसके बाद ईरन को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फूजी शाओ ईरन का ख्याल रख रहा होता है एंड ईरन बहुत ही डर रही होती है, लेकिन फूजी शाओ उसे बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है एंड पूरी तरह से सभी चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं, उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये सुनने के बाद जो ईरन थी उसे भी थोड़ा ठीक फील होता है, लेकिन अभी भी वो उसे जाने से मना करती है एंड वो उसे बोलती कि वो यहीं पर रहे क्योंकि उसे डर लग रहा है। तो फिर फूजी शाओ भी उसकी बात मान लेता है एंड उसी के पास वहीं पर बैठ जाता है एंड उसकी टेक केयर करता है। ऐसे ही फूजी शाओ पूरी नाइट ईरन की टेक केयर करता है एंड वो उसे टच करता है एंड फिर उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। नेक्स्ट हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। ईरन अपनी आइज़ ओपन करती है तब वो जी लिन को एंड फूजी शाओ को देखती है। फूजी शाओ उसे देखता है और बोलता है तुम ठीक हो। तो ईरन भी बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पर कैसे आई, क्या हुआ था। तभी जो जी लिन था वो बताता है कि आपको एक बुरे इंसान ने परेशान किया था एंड मेरे डैड ने आपको बचाया है एंड मैं यहाँ पर यिंग को भी ले आया हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर यिंग भी आती है एंड वो अपनी मम्मी से पूछती है कि वो ठीक है। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। तो फूजी शाओ बोलता है बेटा अपनी मम्मी से बोलो कि वो कभी भी ऐसे स्ट्रेंजर से फूड ना खाए। तभी ईरन की जो बेटी थी इंग वो बोलती है कि हाँ मामा ऐसा नहीं करती हैं। और जी लैन भी जो है इंग से बोलता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। फिर वो दोनों देखते हैं ईरन को एंड वो बोलते हैं कि हाँ हमारी मम्मा बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगी, है ना। तो जो ईरन थी वो बोलती है कि हाँ ऐसा नहीं होगा एंड फिर वो उसे चेक करने के लिए बोलते हैं। तो वो दोनों बच्चे उसे उठने में हेल्प करते हैं एंड ईरन जैसे ही उठती है तो वो डिसबैलेंस हो जाती है एंड वो फूजी शाओ के ऊपर ही जाकर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे, लेकिन थोड़ी ही दूर में वो वापस से एक दूसरे से दूर होते हैं एंड फिर ईरन उसे एक्सक्यूज़ बोलकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे कुछ काम करना था इसीलिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें जो थी ईरन की बहन शू यिंग वहाँ पर आती है एंड वो उसे एक टॉय देती है। तो वो टॉय अपनी बहन को दे देता है। ये देखने के बाद शू यिंग गुस्सा करती है एंड वो बोलती इसे क्यों दिया, हाँ एंड वो स्लैप करने वाली होती है। जी लिन आगे आ जाता है और वो स्लैप जी लिन को लगता है एंड वो बोलती तुम आगे क्यों आए बेटा। हाँ। तभी वहाँ पर फूजी शाओ आता है एंड वो बोलता कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुमने मेरे बेटे को स्लैप कैसे किया। जो जी लिन था वो भी उसे दूर कर देता है एंड इंग उसका ख्याल रखने लगती है। फूजी शाओ इंग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये लिटिल बास्टर लड़के ने ही इसका टॉय लिया था, मैंने तो बस उसे वापस दिया है। तो फूजी शाओ उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है एंड यहाँ पर बिना उसकी परमिशन के आने से मना कर देता है। तो वो बोलती है कि ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, ये मेरा बेटा है एंड मैं यहीं पर रहूँगी। लेकिन फूजी शाओ उसे यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोल देता है। शू यिंग बोलती है अगर मैं गई तो मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी एंड तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, समझ आया तुम्हें। ये सुनने के बाद फूजी शाओ बोलता है कि शट अप एंड मेरे बेटे को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना। फिर वो आगे आती है और बोलती प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो, मैं मेरे बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन फूजी शाओ बोलता है तुम बिल्कुल ही गलत हो एंड तुम डिजर्व नहीं करती हो ये। एंड फिर वो अपनी सर्वेंट से बोलता है कि इसे बाहर निकालो। फिर सर्वेंट आकर उसे वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वहाँ पर ईरन भी आती है एंड वो जब ये सब देखती है तो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है एंड वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हुआ। तो फिर जो बोल सकते हैं यिंग थी वो बता देती है कि उसे उस बुरी आंटी ने जो है स्लैप किया है एंड ये सुनकर ईरन को बहुत बुरा लगता है एंड फिर वो बोलती है कि उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं एंड वो अपने मन में ही गुस्सा करती है। एंड फूजी शाओ ये सब चीज़ें देखता है एंड उसे अच्छा लगता है कि ईरन उसके बच्चे का कितने अच्छे से ख्याल रख रही है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। यिंग से मिलने के लिए वही पर्सन आता है जिसने कल रात उसके साथ मिसबिहेव किया होता है। वो उससे बोलता है कि वाओ मैंने नहीं सोचा था कि तुम 6 साल पहले मेरी बेबी से प्रेग्नेंट हो जाओगी एंड अब मुझे वो बेबी वापस चाहिए। तो ये यन बोलती है कि कौन सा बेबी। हाँ। तो वो बोलता है वही बेबी जो गर्ल तुम्हारे पास है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड मैं ही उसका फादर हूँ एंड ये मैं साबित कर सकता हूँ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से एंड मैं उसे वापस लेके रहूंगा, समझ आया तुमने। एंड वो मेरी है ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। रैंक इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड वो बोलती है अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं उस गंदे आदमी के हाथों में मेरी बेटी को नहीं जाने दूंगी। एंड वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है वहाँ बैठकर।